हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इससे पहले कि हम पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक एक बार ज़रूर पढ़ लें और इस वीडियो को देखने के दौरान अपनी एनसीईआरटी बुक और नोट्स कॉपी अपने सामने रखें, जिससे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकें और उन्हें अपने कॉपी में लिख सकें। इस चैप्टर में हम अपने देश भारत की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दुनिया के प्राचीनतम सिविलाइजेशंस में से एक है। आखिर इस दुनिया में कहाँ स्थित है अपना भारत, कितना बड़ा है अपना देश, ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि भारत का पूरे विश्व में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या योगदान है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड मैप में किसी भी जगह को दर्शाने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। आपने 6th क्लास के ज्योग्राफी बुक में लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा। ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें ग्लोब में किसी भी लोकेशंस को खोजने में मदद करते हैं। लाइंस ऑफ रेफरेंस जो अर्थ को हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या फिर सिंपली लैटिट्यूड कहते हैं। लाइंस ऑफ रेफरेंस जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में ख़त्म होते हैं और अर्थ को वर्टिकल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर सिंपली लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। लेट्स से हमें भारत को वर्ल्ड मैप में दर्शाना है। इसके लिए हम एक्स एक्सिस के बदले इक्वेटर यूज़ करते हैं और वाई एक्सिस के बदले प्राइम मेरिडियन यूज़ करते हैं। इंडिया के वर्टिकल एक्सटेंट को दर्शाने के लिए हमें दो लैटिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ध्यान रहे कि इंडिया के नॉर्थ मोस्ट एंड साउथ मोस्ट दोनों लैटिट्यूड के अंत में हमने नॉर्थ लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस इक्वेटर है और इंडिया का नॉर्थ और साउथ दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। सिमिलरली इंडिया के हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट को दर्शाने के लिए हमें दो लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ भी हमने इंडिया के ईस्ट मोस्ट एंड वेस्ट मोस्ट दोनों लॉन्गिट्यूड के अंत में ईस्ट लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास होता है और इंडिया का ईस्ट और वेस्ट दोनों ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया से वन ऑफ द मेजर लैटिट्यूड दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है और यह इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और इंडिया के साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कि अरेबियन सी में पड़ता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज की। हमें देखने में इंडिया भले ही बहुत बड़ा देश लगता हो, बट एक्चुअली यह पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया ही कवर करता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में साइज के अनुसार 7वें स्थान पर आता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, जो कि 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है। दूसरे स्थान पर है कनाडा, जो कि 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। तीसरे स्थान पर है यूएसए,
जो कि 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। चौथे स्थान पर है चाइना, जो कि 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। पांचवें स्थान पर है ब्राज़ील, जो कि 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। और छठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। और फिर सातवें स्थान पर आता है हमारा इंडिया, जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के बाउंड्री की। इंडिया के कोस्ट लाइन की लेंथ इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स 7,516.6 किलोमीटर है। और इंडिया का दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज की लेंथ लगभग 7,683.4 किलोमीटर है। टोटल मिलाकर इंडिया की लैंड बाउंड्री की लेंथ लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इंडिया के फिजिकल फीचर्स की, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। माउंटेन्स के नीचे कई सारी नदियों के बहने के कारण नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्लेन्स फॉर्म करती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड मानी जाती है। इंडिया के सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट्स मोस्टली पास्ट वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण प्लेट्यूज फॉर्म करते हैं। इन जगहों पर मिनरल्स एंड ओर्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम और भी डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडिया के 22 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे का लैंड मास लगातार टेपर यानी कि तिकोना होता जाता है, जो कि इंडियन ओशन तक एक्सटेंड करता है। और इंडियन ओशन को वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में बांटता है। इंडिया की लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस लगभग 30 डिग्री है। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस के कारण सनराइज और सनसेट में लगभग 4 मिनट का डिफरेंस आता है। चूँकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस लगभग 30 डिग्री है, इसलिए सनराइज और सनसेट में लगभग 120 मिनट का डिफरेंस आता है। यानी कि आसाम के डिब्रूगढ़ में गुजरात के द्वारका के कंपैरिजन में 2 घंटे पहले सनराइज और सनसेट होती है। इसका मतलब अगर कोई आदमी गुजरात से आसाम जाता है तो उसे लोकल टाइम को मैच करने के लिए अपनी घड़ी 2 घंटे आगे करनी पड़ेगी, और यदि वो आसाम से गुजरात जाता है तो उसे अपनी घड़ी 2 घंटे पीछे करनी पड़ेगी। इस आगे पीछे के चक्कर में इंडिया जैसे बड़े देश में बहुत दिक्कत होगी अगर करोड़ों लोगों को बार बार अपना घड़ी बदलना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए इंडिया ने एक सेंट्रल टाइम अडॉप्ट किया है, जो कि इंडिया के सभी लोग फॉलो करते हैं। यह टाइम 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दर्शाता है, जो कि इंडिया के मिर्जापुर से पास होता है। लॉन्गिट्यूड के बदलने से लोकल नून या फिर दोपहर के 12 बजे अलग जगहों पर अलग समय बजती है। मैं आपको बता दूं कि नून या फिर 12 बजे उस समय को कहते हैं जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड हो, और अगर आप धूप में खड़े हो तो आपकी परछाई सीधे आपके पैरों पर बनती हो। इसी डिफरेंस को कम करने के लिए इंडिया ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में सेलेक्ट किया है। पर हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड की क्यों बात कर रहे हैं? क्या लैटिट्यूड का समय पर कोई असर नहीं पड़ता? जी हाँ, पड़ता है, पर इससे लोकल नून पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। किसी एक पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पर लोकल नून या फिर 12 o'clock सेम टाइम में बजता है, चाहे वो जगह कश्मीर में हो या फिर कन्याकुमारी में। सेम लॉन्गिट्यूड पर लोकल नून सेम टाइम में बजता है, लेकिन उनके सनराइज और सनसेट के टाइम में डिफरेंस आ सकते हैं। जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते हैं, दिन और रात के ड्यूरेशन में डिफरेंस आने लगता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसलिए दिन और रात दोनों लगभग बराबर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, दिन और रात के ड्यूरेशन में डिफरेंस आने लगता है। इसे समझने के लिए आइए हम 6th क्लास के ज्योग्राफी बुक में दिए मोशंस ऑफ अर्थ डायग्राम को समझते हैं। अर्थ अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसी रोटेशन के कारण दिन और रात होती है। पर अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह स्ट्रिक्टली वर्टिकल ना होके थोड़ा सा इंक्लाइंड है बाय 23.5 डिग्रीज। इसी इंक्लिनेशन के कारण कई सारे रोचक फिनोमेना ऑकर होते हैं। उनमें से एक है डिफरेंस इन डे टाइम एंड नाइट टाइम, और अर्थ का दूसरा मोशन है रिवॉल्यूशन। अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करने से डिफरेंट सीजन्स आते हैं। अगर आप गौर से ध्यान दें तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच दिन का कोई भी ऐसा समय नहीं जब सनलाइट नॉर्थ पोल तक ना पहुंच पा रही हो। इससे नॉर्थ पोल पर लगातार 6 महीने की सुबह और साउथ पोल पर 6 महीने की रात होती है। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम कम होती जाती है। इसका ठीक उल्टा होता है 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच। इस बीच ऐसा कोई भी समय नहीं जब नॉर्थ पोल पर सनलाइट पहुंच पा रही हो। इसके कारण नॉर्थ पोल पर लगातार 6 महीने की रात होती है और साउथ पोल पर 6 महीने की सुबह। आइए इस फिनोमेना को हम दूसरे एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में टॉप राइट कॉर्नर वाली अर्थ की जो डायग्राम है वो नॉर्थ पोल को डिनोट कर रही है, जहाँ की 24 घंटा दिन ही रहती है, रात नहीं होती। इसे देखने के बाद आप कह सकते हैं कि लैटिट्यूड के बदलने से डे एंड नाइट की ड्यूरेशन बदलती जाती है। इक्वेटर पर डे एंड नाइट लगभग पूरे साल बराबर ड्यूरेशन के होते हैं क्योंकि यहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। लैटिट्यूड के कारण डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में जो चेंज आता है उसे हम सनराइज इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसके मैथमेटिकल इक्वेशन को अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आइए हम इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर साल के दिन दिए गए हैं और वाई एक्सिस पर अर्थ के लैटिट्यूड्स। ये ग्राफ एक कॉन्टूर प्लॉट है जिसमें एक पार्टिकुलर लाइन दिए गए पार्टिकुलर वैल्यू को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये रेड वाली लाइन 14 घंटे को डिनोट करती है। यहाँ दिए गए कलर्स हमारे कन्वीनियंस के लिए हैं। ये कलर्स किसी पार्टिकुलर वैल्यू को डिनोट नहीं करती, बल्कि अप्रॉक्स वैल्यू को डिनोट करती है। लेट्स से हम बीच के येलो वाले रीजन की बात करते हैं। ऊपर में ये 16 घंटे की लाइन से घिरा है और नीचे 14 घंटे की लाइन से। अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं इस येलो वाले रीजन में, तो यह 14 घंटे से ज़्यादा और 16 घंटे से कम की वैल्यू को डिनोट करेगा, डिपेंडिंग ऑन ये दोनों लाइन से कितनी दूरी पर है। चूँकि यह पॉइंट दोनों लाइन के लगभग बीचों बीच है, इसीलिए ये 15 घंटे को डिनोट करेगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी को साउथ पोल पर 24 घंटे का दिन होता है
और वो धीरे धीरे घटते घटते अंटार्कटिक सर्कल पर 23 घंटे की हो जाती है और ऊपर इक्वेटर की ओर बढ़ने पर क्रमशः 18 घंटे, 16 घंटे और 14 घंटे की हो जाती है और इक्वेटर पर ऑलमोस्ट 12 घंटे की दिन हो जाती है। जब हम इक्वेटर से भी ऊपर बढ़ते हैं तो डे टाइम ड्यूरेशन और भी घटती जाती है और ये फाइनली नॉर्थ पोल पर 0 घंटे की दिन यानी कि 24 घंटे की रात हो जाती है। अगर हम 21 मार्च की बात करें जो कि 79th डे पड़ता है तो आप देखेंगे कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक कलर ग्रीन ही है, यानी कि डे टाइम ड्यूरेशन लगभग 12 घंटे की है, इसीलिए रात भी 12 घंटे के लगभग ही होगी। वहीं अगर हम 21 जून की बात करें जो कि लगभग 171वां दिन पड़ता है तो साउथ पोल पर 0 घंटे की दिन यानी कि 24 घंटे की रात होती है। अंटार्कटिक सर्कल पर 1 घंटे के दिन और 23 घंटे की रात होती है। फिर से ऊपर बढ़ते बढ़ते हमारे दिन का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है और रात का ड्यूरेशन घटता जाता है। सो ये क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 10 घंटे की दिन हो जाती है। इक्वेटर पर फाइनली यह 12 घंटे की दिन हो जाती है। अगर हम और भी ऊपर नॉर्थ पोल की ओर बढ़े तो यह आर्कटिक सर्कल पर लगभग 23 घंटे की दिन और 1 घंटे की रात होती है और फाइनली हमारे नॉर्थ पोल पर 24 घंटे की दिन और 0 घंटे की रात होती है। इक्कीस मार्च की तरह 23 सितंबर को भी दिन और रात 12 घंटे के ही होते हैं, इसीलिए इन दोनों दिनों को इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। अगर हम सिर्फ इक्वेटर की बात करें तो आप देखेंगे कि लगभग साल के किसी भी दिन डे टाइम एंड नाइट टाइम ड्यूरेशन बराबर होती है, यानी कि दिन और रात दोनों लगभग 12 घंटे के ही होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने देश इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट पर और यह खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। साल के पहले दिन कन्याकुमारी में दिन लगभग 11 घंटे 45 मिनट की होती है और नॉर्थ में कश्मीर में दिन लगभग 9 घंटे 30 मिनट की। जैसे जैसे समय बीतता है साल के 30वें दिन कन्याकुमारी में दिन अभी भी लगभग 11 घंटे 45 मिनट की होती है, पर कश्मीर में दिन 10 घंटे से ज़्यादा की। फिर जब हम और बढ़ते हैं तो साल के 60वें दिन कन्याकुमारी में दिन और रात दोनों लगभग 12 घंटे की होती है, बट कश्मीर में दिन 11 घंटे की। अगर हम 21 मार्च की बात करें जो कि साल का 79th डे पड़ता है तो कन्याकुमारी और कश्मीर दोनों में लगभग 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात होते हैं। अगर हम 21 जून की बात करें तो कन्याकुमारी में दिन लगभग 12.5 घंटे की होती है और कश्मीर में लगभग 15 घंटे की दिन। 23 सितंबर को फिर से इंडिया के कन्याकुमारी और कश्मीर दोनों में लगभग 12 घंटे की दिन होती है। इसीलिए इस दिन को इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। और अगर हम चले साल के आखिरी दिन तो यहाँ पर कन्याकुमारी में 12 घंटे से थोड़े से कम, हम 11.5 घंटे मान सकते हैं। कन्याकुमारी में 11.5 घंटे के दिन और कश्मीर में 9.5 घंटे की दिन होती है। सो हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड के बदलने से डे एंड नाइट की ड्यूरेशन बदलती जाती है। कन्याकुमारी जो कि इक्वेटर के लगभग करीब है,
इसीलिए वहाँ दिन और रात एक समान होते हैं। लेकिन कश्मीर जो कि इक्वेटर से बहुत दूर है, वहाँ दिन और रात के ड्यूरेशन में काफ़ी अंतर आ जाता है।